नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य घटना पर आधारित कहानी में। मेरा नाम जितेंद्र नायक है और मैं हर बार की तरह आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको वास्तविकता और डर का ऐसा अनुभव कराएगी जिसे आप शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। वैसे घटनाएं घटित होना तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित हो जाती हैं जो अपने पीछे कई रहस्यमय सवाल छोड़ जाती हैं। आज मैं आपको ठीक ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक शख्स के साथ घटी थी। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। आप हमारी कहानियां सुनते तो हैं, लेकिन उन्हें लाइक करना भूल जाते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह डरावनी कहानी। आज की हमारी कहानी बीकानेर जिले के कोलायत में रहने वाले कमलेश नाम के एक लड़के की है। कमलेश पेशे से एक जेसीबी ऑपरेटर है और वह साल 2018 से जेसीबी चलाने का काम कर रहा है। दरअसल कोलायत एक ऐसी जगह है जहां बजरी की बहुत सारी खदानें हैं। वहां के ज्यादातर लोग इन्हीं खदानों में बजरी निकालने का काम करते हैं और कमलेश भी उन्हीं खदानों में जेसीबी चलाता था। वह बताता है कि उसने अपने काम के दौरान ज्यादातर समय रात में ही जेसीबी चलाई थी, लेकिन एक रात जब वह वहां की प्रसिद्ध मीरा माइंस में खुदाई करने गया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने उस खदान में कुछ ऐसा देखा जो शायद ही कोई इंसान अपनी आंखों से देखना चाहेगा। तो आखिर उस रात कमलेश के साथ ऐसा क्या हुआ था, आइए सुनते हैं उसी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है। मेरे बारे में आप काफी कुछ जान ही चुके हैं कि मैं कौन हूं और क्या काम करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए शायद सिर्फ एक कहानी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देती है। बात दिसंबर 2022 की है। वो एक बेहद ठंडी रात थी और रात के करीब 8 बज रहे थे। दिन भर जेसीबी चलाने के बाद मेरी छुट्टी हो गई थी। मैं वहां से अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैंने नहाया और खाना खाया। रात के करीब 10 बजने वाले थे। मैं घर की छत पर सोने जाने ही वाला था कि तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने देखा तो जिस सेठ की जेसीबी मैं चलाता था उन्हीं का फोन आ रहा था। मैंने तुरंत फोन उठाया। सेठ ने मुझसे कहा, कमलेश, तुम्हें आज पूरी रात मीरा माइंस में खुदाई का काम करना पड़ेगा। मीरा माइंस मेरे घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उस खदान का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि उस क्षेत्र में मीरा माइंस को लेकर पहले से ही कई तरह की बातें मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां कई हादसे हो चुके थे। कई जेसीबी और ट्रक वहां की गहरी खाइयों में पलट चुके थे। वहां के स्थानीय लोगों का मानना था कि जिस जगह पर वह खदान बनी थी वहां बहुत समय पहले एक श्मशान हुआ करता था, लेकिन बाद में बजरी के ठेकेदारों ने उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी और धीरे धीरे उस स्थान को एक गहरी खदान में बदल दिया। आज भी वहां बजरी का खनन किया जाता है। कुछ सालों तक स्थानीय लोगों ने वहां काम किया, लेकिन लगातार बढ़ते हादसों को देखकर लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे लोगों ने उस खदान में जाना ही बंद कर दिया। अब वहां ज्यादातर बाहर से आए हुए लोग ही काम करते थे। सच कहूं तो वहां जाने का नाम सुनकर ही मुझे डर लगने लगा था। इसीलिए मैंने पहले तो ठेकेदार को साफ मना कर दिया, लेकिन ठेकेदार के बार बार कहने पर आखिरकार मुझे उस रात वहां जाना ही पड़ा। उस रात करीब 11 बजे मैं जेसीबी लेकर घर से निकल गया। विक्रम नाम का एक लड़का जेसीबी में मेरे साथ हेल्पर का काम करता था। उसे जेसीबी चलाने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना विक्रम को भी साथ ले लिया जाए। 2 लोग होंगे तो शायद माहौल थोड़ा ठीक रहेगा। मैंने तुरंत विक्रम को फोन किया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा।
पहले तो उसने भी मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे जेसीबी चलाने का मौका देने का लालच दिया तो वह तुरंत मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैं उसे उसके घर से लेकर खदान की तरफ निकल गया। जब हम गांव से बाहर निकले तब तक पूरे गांव में सन्नाटा पसर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे गांव वाले किसी दूसरी जगह चले गए हों। चारों तरफ घना अंधेरा, सड़क पर सन्नाटा और उस खामोशी को चीरती हुई सिर्फ हमारी जेसीबी के इंजन की आवाज। हम दोनों एक अजीब सी खामोशी के साथ जेसीबी में बैठे हुए थे। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वह रास्ता भी बेहद ऊबड़-खाबड़ था। कुछ ही देर बाद हम मीरा माइंस के गेट के सामने पहुंच गए। गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मीरा माइंस। यकीन मानिए दोस्तों, उस बोर्ड को देखते ही एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे यह कोई खदान नहीं बल्कि सच में कोई श्मशान हो और मैं अभी उसके अंदर जाने वाला हूं। गेट पर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए मैं जेसीबी लेकर अंदर चला गया। पता नहीं ये संयोग था या हमारी किस्मत, लेकिन जब हमने खदान के अंदर प्रवेश किया तब रात के ठीक 12 बज चुके थे। हम खदान के थोड़ा अंदर गए ही थे कि जेसीबी की रोशनी में मुझे एक छोटे से कमरे जैसा कुछ दिखाई दिया। मैंने तुरंत उसके पास जेसीबी रोक दी। तभी उस कमरे के अंदर से एक शख्स बाहर निकला। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। वह धीरे धीरे हमारी जेसीबी के पास आया और फिर उसने जेसीबी के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। बात करने पर हमें पता चला कि वह वहां गार्ड की नौकरी करता था। वही हमें यह बताने वाला था कि खदान में कहां खुदाई करनी है। लेकिन सच कहूं तो उस आदमी में मुझे एक बहुत ही अजीब बात महसूस हुई। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वह मुझे बिल्कुल भी साधारण इंसान नहीं लगा। उसकी आवाज, उसकी आंखें और उसके चलने का अंदाज सब कुछ अजीब था। उसकी आंखें सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी और लाल दिखाई दे रही थीं और उसकी आवाज तो ऐसी लग रही थी जैसे वह खुद बोल ही नहीं रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और मौजूद हो जो उसकी आवाज में बात कर रहा हो। मैं डर गया था, लेकिन मैंने उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखा। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और हम जेसीबी लेकर खदान के अंदर चले गए। वह आदमी हाथ में टॉर्च लेकर आगे चल रहा था और हम उसके पीछे पीछे। मुख्य गेट से उस जगह तक पहुंचने में हमें लगभग 15 मिनट लगे जहां हमें खुदाई करनी थी। हम खदान के अंदर लगभग 100 फीट की गहराई तक पहुंच चुके थे। वहां जाकर उस आदमी ने हाथ से एक जगह की तरफ इशारा किया और कहा, यहीं खुदाई करनी है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। मैंने भी बिना देर किए अपना काम शुरू कर दिया। उस गहरी और अंधेरी खदान में उस वक्त सिर्फ हमारी जेसीबी की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक हमारे अलावा कोई नहीं था सिवाय उस गार्ड के। मैं अपना काम पूरी तरह ध्यान लगाकर कर ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से हमारी जेसीबी को जोर से धक्का मारा हो। मेरे हाथ वहीं जम गए। विक्रम भी घबरा गया। उसने डरते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। मुझे पता था अगर मैंने उसे कुछ अजीब बात बता दी तो वो और ज्यादा डर जाएगा, इसलिए मैंने उससे कहा, शायद पहिए के नीचे की जमीन धंस गई होगी, इसलिए मशीन को झटका लगा है। मेरी बात सुनकर विक्रम मान गया, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं तुरंत मशीन से नीचे उतरा और जेसीबी के चारों तरफ घूमकर देखने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां की जमीन बिल्कुल सही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर जेसीबी को वो झटका लगा कैसे। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारी तरफ आ रहा हो। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। सच कहूं दोस्तों, उस वक्त मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं तुरंत जेसीबी के अंदर जाकर बैठ गया। उस समय मशीन विक्रम चला रहा था। वो मशीन चलाने में इतना मग्न था कि उसने मुझसे सिर्फ एक बार पूछा, क्या हुआ, और फिर से अपना काम करने लगा। लेकिन अब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें लगातार देख रहा हो।
ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई खड़ा है और हमारी हर एक हरकत पर नजर रख रहा है, लेकिन मैं उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसी जगह पर था जहां तक जेसीबी की रोशनी पहुंच रही थी। अंधेरे की तरफ देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। हम लगातार खुदाई करते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। सुबह के करीब 5 बजने वाले थे। हम लगातार खुदाई कर रहे थे। जेसीबी अब भी विक्रम चला रहा था। जेसीबी का बकेट मिट्टी उठाता और दूसरी तरफ जाकर मिट्टी डाल देता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ध्यान सिर्फ उसी बकेट पर था। मैं 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजर वहां से हटा नहीं पा रहा था। एक के बाद एक जेसीबी के बकेट मिट्टी से भरकर बाहर आ रहे थे। तभी अचानक एक बकेट में मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ है। मैं विक्रम से कुछ कह पाता, उससे पहले ही उसने बकेट को खाली कर दिया। मैं तुरंत मशीन से नीचे उतरा और उस जगह पर जाकर देखने लगा, लेकिन वहां सिर्फ मिट्टी थी। विक्रम ने मुझे आवाज देकर पूछा, क्या हुआ? मैंने उससे कहा, अभी जो तूने बकेट से मिट्टी निकाली थी उसमें कुछ था, तूने देखा क्या? विक्रम ने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन मान ही नहीं रहा था। मैंने उससे कहा, तू यहां की मिट्टी हटा, मुझे लगता है यहां कुछ है। लेकिन दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मिट्टी हटाने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा आने वाला था जिसे देखकर हमारे होश उड़ जाने वाले थे। विक्रम ने जेसीबी से मिट्टी हटाना शुरू किया और फिर वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी जगह अगर कोई और होता तो शायद डर के मारे उसके होश उड़ जाते, क्योंकि उस वक्त हमारे सामने एक करीब 6 फीट लंबे व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। वह शव पता नहीं कितने समय से मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। यकीन मानिए दोस्तों, उस लाश को देखते ही हम दोनों के होश उड़ गए। हम कुछ देर तक वहीं खड़े रह गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे सामने ये क्या था। मैंने तुरंत सेठ को फोन किया और पूरी घटना के बारे में बताया। थोड़ी ही देर में सेठ और कई दूसरे लोग वहां पहुंच गए। तब हमें पता चला कि कुछ समय पहले कुछ लोगों की खदान में दबने की वजह से मौत हो गई थी। बाकी लोगों के शव तो मिल गए थे, लेकिन 2 लोगों का कोई अता पता नहीं चला था। शायद ये उन्हीं दोनों में से एक था। वहां मौजूद लोगों को शक हुआ कि अगर इस व्यक्ति का शव यहां मिला है तो शायद दूसरे व्यक्ति का शव भी यहीं कहीं दबा हुआ हो। इसके बाद लोगों ने उसी जगह पर दोबारा खुदाई शुरू की और कुछ समय बाद दूसरे व्यक्ति का शव भी मिल गया। इसके बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आती है इस पूरी घटना की सबसे बड़ी और रहस्यमयी बात। क्या आप जानते हैं कि बाद में हमें क्या पता चला? जिस गार्ड ने हमें उस रात खुदाई करने की जगह बताई थी, उसने हमें गलत जगह पर खुदाई करने के लिए कहा था। अब सवाल यह है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसने जानबूझकर हमें गलत जगह पर खुदाई करने के लिए कहा था, या फिर उस रात वहां जो गार्ड हमारे सामने आया था वह गार्ड था ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि उस गार्ड के शरीर में उन मृत व्यक्तियों में से किसी एक की आत्मा मौजूद हो? और क्या वह आत्मा चाहती थी कि उनके दबे हुए शवों को मिट्टी से बाहर निकाला जाए? आज भी इस घटना से जुड़े इन सवालों का कोई पक्का जवाब नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वह गार्ड सच में कोई इंसान था, या फिर उस रात कमलेश और विक्रम के सामने कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आई थी जो उन्हें उन शवों तक पहुंचाना चाहती थी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अकेले में ऐसी डरावनी कहानियां सुनने से बचिए। जय हिंद।